In the last class we have started with the chapter called agriculture, right? Agriculture मतलब खेती बाड़ी, right? इसके बारे में हमने क्या पढ़ा था कि around 2/3 population in India is dependent on agriculture. 9th क्लास में जब आपने एक चैप्टर पढ़ा था called पॉपुलेशन चैप्टर जब आपने पढ़ा था तो वहां पर आपने एक टर्मिनोलॉजी पढ़ी थी दैट इज कॉल्ड ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर. ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ये कहता है कि अगर आपकी कंट्री की मैक्सिमम पॉपुलेशन प्राइमरी सेक्टर पे डिपेंडेंट है, आपकी कंट्री अंडर डेवलप्ड है. ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ये कहता है कि अगर आपकी मैक्सिमम पॉपुलेशन सेकेंडरी या टर्शियरी सेक्टर पे डिपेंडेंट है तो आपकी कंट्री डेवलप्ड है. यही वो रीजन है कि अगर इंडिया में 2/3 पॉपुलेशन आज भी एग्रीकल्चर के ऊपर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंडेंट है, ये बताने के लिए काफी है कि किस तरीके से हमारी कंट्री एक अंडर डेवलप कंट्रीज के अंदर आती है इन टर्म्स ऑफ ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर. देन हमने बात की कि प्राइमरी सेक्टर फॉल्स इन प्राइमरी एग्रीकल्चर फॉल्स इन प्राइमरी सेक्टर, क्योंकि रॉ मटेरियल सप्लाई करता है और लेबर सप्लाई करता है किसको? सेकेंडरी सेक्टर है. देन वी टॉक अबाउट द फैक्टर्स which affect farming or affect agriculture. हमने यहाँ पर 3 फैक्टर्स के बारे में बात की थी. The first is called environmental conditions. Environmental conditions. हर क्रॉप को ग्रो करने के लिए एक डिफरेंट कंडीशंस चाहिए होती हैं, राइट? अगर आप हिली एरियाज के अंदर राइस को ग्रो करने की कोशिश करते हो तो वो नहीं होगा. अगर आप किसी एक ऐसे एरिया में जहां पर रेनफॉल बहुत कम होती है, इरिगेशन के चांसेस बहुत कम है, अगर आप वहां पे राइस को ग्रो करने की कोशिश करते हो नहीं होगा, बिकॉज कई बार क्रॉप्स सिर्फ अपने इन्वायरमेंटल कंडीशंस में ही ग्रो होते हैं. दिस इज द फर्स्ट फेज. उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? टेक्नोलॉजिकल नो हाउ. The second we talk about technological know-how. Technological know-how मतलब कि आप किस तरीके की टेक्नोलॉजी यूज करते हो. अगर आप आज भी ओल्ड टेक्नोलॉजीज को यूज करते हो, जो ओल्ड मेथड थे प्रोडक्शन के, आप उसको यूज करते हो तो उसका इम्पैक्ट आपको प्रोडक्शन पे देखने को मिलता है. वहां पर हमने जब प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग की बात की थी या इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग की बात की थी, तो हमें ये पता था कि वो जो मटेरियल यूज कर रहे हैं, वो जो टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, वो टेक्नोलॉजी ओल्ड हो चुकी है. एंड इसका इम्पैक्ट आपको क्या देखने को मिलता है कि production was very much affected. अगर at the same time you start using HYV seeds, fertilizer, pesticide, tractor, pressures, अगर आप इन सब चीजों को यूज करते हो और ग्रीन रेवोल्यूशंस के मेथड को यूज करते हो, मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल इनपुट्स को यूज करते हो, उसका इम्पैक्ट भी आपको प्रोडक्शन पे देखने को मिलता है. ठीक है. थर्ड थिंग जिसके बारे में हमने बात की थी, दैट इज योर सोशियो कल्चरल प्रैक्टिसेस. यहाँ पर हमने वेस्ट बंगाल की बात की थी. वेस्ट बंगाल में जो स्टेपल फूड है वो मच्छी चावल है. अगर आप हरियाणा में जाते हो, वहां पर मेजर क्रॉप कौन सी है? व्हीट. रोटी खाने वाला जो मैंने एग्जांपल दिया था आपको. ठीक है. इट मींस वी टॉक अबाउट सोशियो कल्चरल प्रैक्टिसेस. उसके बाद हमने क्या किया था? वी टॉक अबाउट द टाइप ऑफ फार्मिंग. वी स्टार्टेड विद टाइप ऑफ फार्मिंग. टाइप ऑफ फार्मिंग हमारे पास 2 तरीके की आती है. The first is called subsistence farming. The first is called subsistence farming. The second is your commercial farming. Subsistence का मतलब क्या होता है? For their own livelihood. मतलब यहां पर जो पीजेंट कोई भी क्रॉप ग्रो कर रहा है, उसका मेन एम क्या है? उसका मेन एम खुद को या अपने फैमिली मेंबर्स को फीड करना है. उसका मेन एम मार्केट में सेल करके प्रॉफिट अर्न करना नहीं है. उसका मेन एम मार्केट में सेल करके प्रॉफिट अर्न करना नहीं है. उसका मेन एम क्या है? वो अपनी फैमिली को फीड कर सके. एग्रीकल्चर क्यों कर रहा है? बिकॉज ऑफ इट्स ओन सबसिस्टेंस. इफ यू टॉक अबाउट कमर्शियल फार्मिंग का मेन एम क्या है? उसे प्रॉफिट अर्न करना है. उस प्रॉफिट अर्न करने के लिए वो हर वो क्रॉप ग्रो कर सकते हैं जो जिसकी मार्केट में डिमांड है. जैसे एग्जांपल ऑफ टी, कॉफी, plantation of, you talk about banana, you talk about coconut. कोई भी पर्सन
कॉफी को अपने सब्सिस्टेंस के लिए ग्रो नहीं करता। कोई भी पर्सन कॉफी को या फिर जो प्लांटेशन क्रॉप्स हैं, कोकोनट, बनाना, उसको अपने सब्सिस्टेंस के लिए ग्रो नहीं करता, राइट। इफ यू टॉक अबाउट सब्सिस्टेंस फार्मिंग भी आपको दो तरीके की देखने को मिलती है। फर्स्ट इज कॉल्ड ओल्ड और प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। सर जी सर, एक बार इसको लिख लेने दो, बात करते हैं। The first is called primitive subsistence farming. The second is called intensive subsistence farming. बोलिए सर। सर जो कमर्शियल फार्मिंग वाला आपने बताया, इसमें ये लोग मार्केट में बेचने के लिए क्रॉप बस ग्रो करते हैं। एग्जैक्टली आप मार्केट में सेल करने के लिए ही ग्रो करते हो। सर ये अपने लिए फिर वो नहीं रखते क्रॉप, मतलब अपनी फीड करने के लिए अपने आप को। लिसन, लेट अस सपोज, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। इफ यू टॉक अबाउट सब्सिस्टेंस फार्मिंग में लेट अस सपोज किसी एक फार्मर ने 20 kg क्रॉप्स को ग्रो किया है, मान लेते हैं, राइट। 20 kg में उसने एक एस्टिमेट किया कि ठीक है, इस पूरे क्रॉप्स को, मतलब इसमें से 15 kg मैं अपने लिए, अपनी फैमिली को फीड करने के लिए रख सकता हूँ। जो बचा हुआ 5 kg है, अगर मैं मार्केट में सेल कर देता हूँ तो ठीक है, मुझे जो भी थोड़े बहुत पैसे मिलेंगे उससे मैं बाकी कमोडिटीज को परचेज कर सकता हूँ। यहाँ पर सब्सिस्टेंस फार्मिंग में फार्मर का मेन इंटेंशन क्या है? अपनी फैमिली को फीड करना। ठीक है, अगर थोड़ा बहुत बच जाता है आप मार्केट में उसे सेल कर सकते हो। लेकिन अगर आप कॉमर्शियल फार्मिंग की बात करते हो, लेट्स सपोज कॉमर्शियल फार्मिंग में आपने 100 kg ग्रो किया, उस 100 kg में आप 80 kg मार्केट में सेल करते हो और 20 kg आप घर पे रख सकते हो। यहां पर आपने, आपका जो मेजॉरिटी प्रोडक्शन है वो किसके लिए है? मार्केट के लिए। प्रशांत, ठीक है। तो अगर थोड़ा मतलब बहुत सब, ये पॉइंट आएगा ही नहीं ना कि ये लोग अपने आप को फीड करने के लिए भी क्रॉप रखते हैं। नहीं नहीं, कॉमर्शियल फार्मिंग आप कभी भी अपने आप को फीड करने के लिए नहीं करते। इट वॉज समथिंग कि आपने एक दुकान लगाई है, मान लेते हैं सामान बेचने के लिए। लेट सपोज आपने एक लेस की दुकान लगाई है कि यहाँ पर सिर्फ आप चिप्स बेचोगे, ठीक है। आपने वो दुकान क्यों लगाई हुई है शांत? सर प्रॉफिट अर्न करने के लिए अपने। एग्जैक्टली आपने वो दुकान इसलिए लगाई हुई क्योंकि आपको प्रॉफिट अर्न करना है। आपने वो दुकान इसलिए लगाई हुई है ताकि आप यहाँ पर बैठकर अपना सामान बेचो। लेट अस सपोज कि एक दिन आपके पास कोई कस्टमर नहीं आ रहा है, देन यू रियलाइज कि यार गर्मी बहुत है, ये सामने वाला चाय भी देके चला गया फ्री में, एक काम करता हूँ, एक चिप्स का पैकेट खा ही लेता हूँ, ठीक है। आपने एक चिप्स का पैकेट तोड़ा और खाना शुरू कर दिया। क्या मैं इसको कॉमर्शियल फार्मिंग क्या मैं इसको कॉमर्शियल सेलिंग बोलूंगा या फिर खुद के सब्सिस्टेंस के लिए बोलूंगा, और क्यों? सर खुद के सब्सक्रिप्शंस के लिए बोलेंगे कि हम तो अच्छा ठीक है, कोई एक कस्टमर आया ही नहीं। मिनट लिसन, अगर आप इसे खुद के सब्सिस्टेंस के लिए बोलोगे, ठीक है, आपने दुकान क्यों खोली हुई है? सर प्रॉफिट देखने के लिए, लेकिन मेरे को तो प्रॉफिट आया ही नहीं कुछ। अरे प्रॉफिट, अगर आपने अपनी दुकान से एक पैकेट खा लिया, ठीक है, क्या ये कॉमर्शियल फार्मिंग से सब्सिस्टेंस, मतलब ये कॉमर्शियल सेलिंग से सब्सिस्टेंस सेलिंग हो गया? नहीं। नहीं, आपका मेन एम अभी भी प्रॉफिट अर्न करना है, ठीक है। आपने एक पैकेट कंज्यूम कर लिया, वेल एंड गुड, ठीक है। तब भी आपका जो एक्टिविटी है वो एक कॉमर्शियल उसमें आती है, आगे सब्सिस्टेंस के लिए। तो क्योंकि आपके पास जितना भी मेजॉरिटी ऑफ प्रोडक्ट है वो सेल करने के लिए है। ओके समझ में आ गया सर? ये हर चीज मेजॉरिटी पे डिपेंड करती है, ठीक है। उन्नति, आपका कोई क्वेश्चन है? No, sir. ठीक है। So let's talk about the first type of farming, that is old or primitive subsistence farming. So we have the first type of farming, that is the old or primitive subsistence farming. Primitive का मतलब क्या होता है? Old. It means यहाँ पर जो आप टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो, this technology is very old और this technology is primitive. यहाँ पर आज भी आप ऑक्स को यूज करते हो, आज भी आप वुडन प्लो को यूज करते हो, आज भी आप को डिगिंग स्टिक को, इन सब चीजों को यूज करते हो। आप यहाँ पर केमिकल फर्टिलाइजर ना यूज कर कर मैन्योर्स को यूज करते हो। मैन्योर्स इन द सेंस कि आपने काउ डंग या फिर
जो आपके घर में विलेज जो भी हाउस वेस्ट है, उस वेस्ट से आपने जो मैन्योर बनाया है आप उसको यूज करते हो। इसका इम्पैक्ट क्या देखने को मिलता है? इसका इम्पैक्ट ये देखने को मिलता है कि आपका प्रोडक्शन उस तरीके का नहीं होता जिस तरीके से आप एक्सपेक्ट करते हो। ठीक है, इसका एक एग्जांपल है, दैट इज योर स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। वी हैव स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर में क्या करते हैं? लेट अस सपोज दिस इज अ फील्ड, तो आपने एक पोर्शन डिसाइड किया, लेट अस सपोज दिस इज अ फॉरेस्ट एरिया। इस फॉरेस्ट एरिया में आपने एक पोर्शन डिसाइड किया, उस पोर्शन में जितने भी ट्रीज हैं आपने उनको कट किया। कट करने के बाद जो उनका रेसिडुअल पार्ट बचा हुआ है आप उसको बर्न करते हो, ताकि ये जो ऑर्गेनिक मटेरियल है दिस कन्वर्टेड इनटू एशेस, एंड नाउ व्हेन दिस कन्वर्टेड इनटू एशेस, ये आपके लिए एक मैन्योर की तरह काम करता है, व्हिच अल्टीमेटली इंक्रीजेस द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। जब तक इस एरिया में सॉइल की फर्टिलिटी मेंटेन्ड है, लेट अस अप्रोक्सीमेटली 10 to 15 years, तब तक आप इस एरिया में काम करते हो। अदरवाइज मूव टू डिफरेंट एरियाज। 10 से 15 साल यहाँ काम किया, फिर आगे गए, 10 से 15 साल यहाँ काम किया, फिर आगे गए, 10 से 15 यहाँ साल किया, फिर 10 से 15 यहाँ तक काम किया, एंड देन जब तक आप इस एरिया में वापस आते हो कि उसी पोजीशंस में आ चुके होते हैं जिस पोजीशन में आपने छोड़कर गए थे। मतलब यहाँ पर फिर से फॉरेस्ट एरिया अपने आप को रिस्टोर कर चुका है। ठीक है, अर्नव आपको कुछ क्वेश्चन है, पूछिए। सर मेरा थोड़ा नेटवर्क इशू, मैं रीजॉइन कर दिया। ठीक है सर, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड योर फर्स्ट primitive subsistence farming. We have the first one, that is your primitive subsistence farming. The next one is called intensive subsistence farming. इंटेंसिव सब्सिस्टेंस का मतलब क्या होता है? मैं लास्ट क्लास में आपको समझा चुका हूं कि जब आपके पास रिसोर्सेज कम होते हैं आप उन रिसोर्सेज को इफेक्टिव तरीके से यूटिलाइज करने की कोशिश करते हो। जैसे मान लो कल आपका कोई एग्जाम है, उसमें 15 to 20 चैप्टर्स आ रहे हैं, आपके पास सिर्फ 10 आवर्स बचे हुए हैं, सो आप इन 10 आवर्स को बहुत इफेक्टिव तरीके से यूटिलाइज करने की कोशिश करते हो। बहुत कम टाइम में आप इन सारे कोर्सेज को कवर करने की कोशिश करते हो। सो इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग उन एरियाज के अंदर होती है जहां पर पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज्यादा है, मतलब फैमिली साइज बहुत ज्यादा है। एक फैमिली के अंदर 8 से 10 लोग हैं। एंड द सेकंड इज द लैंड साइज इज स्मॉल। सो देयर इज अ ड्यूल प्रॉब्लम। द प्रॉब्लम इज फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज्यादा है, फैमिली साइज बहुत बड़ा है। अगर फैमिली साइज बहुत बड़ा है तो उनकी फूड की डिमांड्स भी ज्यादा होती है। क्योंकि उनकी फूड की डिमांड ज्यादा है तो आपको उन्हें फूड प्रोवाइड करना है। सेकेंड प्रॉब्लम इज कि लैंड का साइज बहुत कम है। अगर लैंड का साइज बहुत कम है, इट सिंपली मींस इट विल इंपैक्ट द प्रोडक्शन। एक प्रोडक्शन कम है, फैमिली साइज बहुत बड़ा है, होगा क्या? प्रॉब्लम्स आ सकती है। इसीलिए यहाँ पर जो फार्मर्स हैं वो ये चाहते हैं कि उनके पास जितनी बड़ी लैंड होल्डिंग है वो उसमें से मैक्सिमम प्रोडक्शन करें, इतना प्रोडक्शन करें कि वो अपने फैमिली मेंबर्स को फीड कर पाए। इसके लिए वो क्या करते हैं? आप मैक्सिमम प्रोडक्शन लाने के लिए क्या करोगे? मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज करोगे, जहां पर आप HYB सीड्स, फर्टिलाइजर, जो मॉडर्न इरिगेशन इक्विपमेंट है, आप वो हर चीज यूज करते हो इंक्लूडिंग केमिकल फर्टिलाइजर्स, ताकि आप उस छोटी सी फील्ड से मैक्सिमम टू मैक्सिमम प्रोडक्शन कर पाओ। दिस इज योर इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग, राइट? नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि लैंड साइज छोटा क्यों है? लैंड साइज छोटा होने का एक रीजन दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। लॉ ऑफ इनहेरिटेंस क्या कहता है? लॉ ऑफ इनहेरिटेंस ये कहता है कि फादर के बाद उसकी प्रॉपर्टी उसके बच्चों में डिवाइड हो जाएगी। लेट अस सपोज किसी एक फार्मर के पास इतनी बड़ी लैंड होल्डिंग है, ठीक है, उसके 4 बच्चे हैं, B, C, D, E। इसके मरने के बाद उसकी प्रॉपर्टी 4 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, और सिर्फ ये 4 पार्ट्स में डिवाइड नहीं होती, आप यहाँ पर बाउंड्रीज भी बनाते हो। और नेक्स्ट, इनके मरने के बाद अगेन प्रॉपर्टी गेट डिवाइडेड 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 डिवाइडेड। सो एक टाइम पे जो ये लैंड, इतनी बड़ी लैंड होल्डिंग थी एक पर्सन के पास थी, अब
ड्यू टू लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, इतना बच गया। सो आप इस लैंड होल्डिंग से मैक्सिमम प्रोडक्शन करने की कोशिश करते हो, दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। एंड इस लॉ ऑफ इनहेरिटेंस की वजह से पैच ऑफ लैंड है वो धीरे 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 बहुत छोटे होते जा रहे हैं, और कई एरियाज में लैंड स्लाइस अब एक छोटा सा प्लॉट बन के रह गया है। ठीक है, नाउ द सेकंड टाइप ऑफ फार्मिंग जिसके बारे में हम लास्ट क्लास में भी बात कर चुके हैं, दैट इज योर कमर्शियल फार्मिंग। कमर्शियल फार्मिंग which is market driven, commercial farming which only meant for profit। आपका मेन मोटिव क्या है? आपका मेन मोटिव सिर्फ प्रॉफिट अर्न करना होता है, इसीलिए आप कुछ ऐसे प्लांट्स को ग्रो करते हो और इससे आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम प्रॉफिट हो पाए, राइट? तो प्लांटेशन इज ए एक्टिविटी ऑफ कमर्शियल फार्मिंग। प्लांटेशंस मींस आप बनाना की प्लांटेशन करते हो, आप कोकोनट की प्लांटेशन करते हो। इस प्लांटेशन को या इस मार्केट एक्टिविटी को, प्रॉफिट को इनहांस करने के लिए आपका मेन एम क्या होता है? प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा हो। मृणाल, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इस टॉपिक को लास्ट क्लास, लिसन, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं लास्ट क्लास में इस टॉपिक को पढ़ा चुका हूँ, ठीक है? सेकंड थिंग, मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आई नो कि कुछ नेटवर्क इशू होता है बच्चों का, सो इसमें वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है? बिकॉज मैं इस चीज को दोबारा रिपीट कर रहा हूँ तो वो 3 बार रिपीटेशन हो जाएगा। अगर तब भी आपको नहीं समझ में आता तो हम क्लास के बाद इस चीज को डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है? हाँ गर्व, आपका क्वेश्चन। ओके सर, ठीक है। मेरा इंटेंसिव नहीं प्रिमिटिव वाले से वो क्वेश्चन था कि पूछिए। सर जैसे अगर हम जब डिवाइड करते हैं प्लॉट, जैसे वो 4 में डिवाइड हो गया, तो सर मुझे पूछना है कि लिसन, रुको यार, रुको। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका क्वेश्चन इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग से लॉ ऑफ इनहेरिटेंस वाले टॉपिक से, राइट? यस सर। ठीक है, पूछो। तो सर मैं ये पूछ रहा हूँ कि मतलब अगर वो जब 4 में डिवाइड हुआ है तो सर उससे सिर्फ जो हमें मतलब प्रोडक्टिविटी, मतलब जितनी क्वांटिटी मिलेगी वो कम होगी, लेकिन जो उसकी क्वालिटी होगी क्रॉप्स की वो तो उतनी ही रहेगी कि वो भी डिग्रेड होती रहेगी? सर प्रोडक्टिविटी, दो चीजें हैं सर, रुको पहले मैं आपको समझाता हूँ। There are two terminologies. The first is called production and the second is called productivity. प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या होता है कि पर हेक्टेयर आपके पास कितना केजी आ रहा है। तो ऑब्वियसली अगर प्रोडक्शन डिक्रीज कर रहा है उसका इंपैक्ट प्रोडक्टिविटी पे भी पड़ेगा, ठीक है? उसका इंपैक्ट प्रोडक्टिविटी पे भी पड़ेगा, बट उतना ज्यादा नहीं पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल लेट अस सपोज पहले आप इस एरिया से 100 केजी ग्रो करते थे, मतलब आप हर एरिया से 25 केजी के आसपास ग्रो करते थे, पूरे एरिया से आप 100 केजी ग्रो करते थे। अब आपने क्योंकि इस पूरे फील्ड को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, यू आर एक्सपेक्टिंग आपको 25 केजी मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपने क्या किया, पूरी फील्ड को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया, तो आपको 25 केजी मिल जाना चाहिए, लेकिन 25 केजी एज अ प्रोडक्शन आपको नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा बिकॉज आपने यहाँ पर बाउंड्री बनानी शुरू की है। आपको लगता है कि ये एरिया 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पर कुछ एक ऐसे एरियाज भी हैं जिसको आप यूज नहीं कर सकते कल्टीवेशन के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी प्रोडक्शन कम होगी, सेकेंड प्रोडक्टिविटी भी कम होगी, बट उतनी ज्यादा नहीं, क्योंकि अभी भी पर हेक्टेयर आप उतना ग्रो कर सकते हो, बट उसमें थोड़ा बहुत रिडक्शन होगा, थोड़ा बहुत मार्जिनलाइज्ड। ओके सर। अर्जुन, आपका क्वेश्चन। सर क्वालिटी तो सेम रहेगी ना? जी सर, क्वालिटी सेम रहेगी। सर मेरे 1 मिनट कनेक्टिविटी से मैं दोबारा रिजॉइन कर रहा हूँ। ठीक है सर। जी अर्जुन। और सर कमर्शियल फार्मिंग के और कौन से टाइप्स होते हैं? सर कमर्शियल फार्मिंग के सिर्फ एक ही टाइप है, वो खुद कमर्शियल फार्मिंग है। सर फिर वो प्लांटेशन एक टाइप है, जैसे आप प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग की बात कर रहे हो, राइट?
तो ओल्ड और प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग एक टाइप है कॉल्ड स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर को भी आप प्रिमिटिव ही मानते हो। उसी तरीके से प्लांटेशन इज एन एक्टिविटी जो कमर्शियल फार्मिंग में आती है, तो इट्स अ टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग। ओके सर। ठीक है, तो सर हम जैसे प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग है उसे स्लैश एंड बर्न भी कह सकते हैं ना? नहीं, सुनो, फर्स्ट इज कॉल्ड प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग का एक एग्जांपल आप मान सकते हो, दिस इज योर स्लैश एंड बर्न। वो एक एग्जांपल है, वो एक टाइप है इसकी कैटेगरी का, प्रिमिटिव का। ठीक है, बट स्लैश एंड बर्न को प्रिमिटिव से रिप्लेस नहीं कर सकते। मतलब जैसे ओके सर। मैं इतना डिटेल में नहीं जाना चाह रहा। टू टॉक अबाउट प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में 2-3 तरीके का होता है। पहला आपका जो स्लैश एंड बर्न है, और दूसरा जो अभी भी ट्राइबल एरियाज के अंदर होता है जहां पर वो ट्रेडिशनल फील्ड्स को यूज करते हैं, ट्रेडिशनल मैकेनिज्म्स को यूज करते हैं। उनका जो ट्रेडिशनल वे आउट है वो उसी को यूज करते हैं। जैसे केरला के अंदर ऐसे बहुत सारी ट्राइबल पीपल है जो कि अंडर वाटर बासमती ग्रो करते हैं, अंडर वाटर राइस, एंड दिस इज अ यूनिक टेक्नोलॉजी, राइट। वो जो कोस्टल एरिया होता है, कोस्टल एरिया में जो वाटर है उस वाटर के अंदर राइस को ग्रो करते हैं। तो दे वर आल्सो यूजिंग प्रिमिटिव मेथड और मोर ट्रेडिशनल मेथड, जिसको जीआईएस में रेगुलेट किया हुआ है, वो लोग करते हैं अंडर वाटर राइस। आप गूगल कर सकते हो, तो केरला की एक ट्राइब है उसको फॉलो करते हैं, वो भी प्रिमिटिव में ही है क्योंकि वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज नहीं कर रहे हैं। उसको हम स्लैश एंड बर्न नहीं कह सकते हैं। ओके सर। ये समझ में आ गया ना? सर प्रिमिटिव sir. सबसिस्टेंस फार्मिंग में हम कोई भी पैच को क्लियर नहीं करते जलाकर। सर प्रिमिटिव में आप किसी भी फॉरेस्ट एरिया को जलाकर क्लियर नहीं करते हैं, आप सिर्फ ओल्ड मेथड्स को यूज करते हो। प्रिमिटिव का मतलब क्योंकि ओल्ड होता है, तो ऐसा ही हमारे पास एक ओल्ड वैरायटी आती है दैट इज स्लैश एंड बर्न। प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग का एक टाइप है स्लैश एंड बर्न। ओके सर। ठीक है, ये समझ में आ गया ना आपको? यस सर। ठीक है, मतलब प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग का एक टाइप है स्लैश एंड बर्न। आप स्लैश एंड बर्न और प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग को मतलब रिप्लेस नहीं कर सकते, दे आर नॉट रिप्लेसेबल। तो उसकी जगह आपने वो यूज कर लिया, उसकी जगह आपने वो यूज कर लिया। इसीलिए एनसीईआरटी यूज करती है कि स्लैश एंड बर्न इज अ टाइप ऑफ प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। यहाँ तक समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज योर कमर्शियल फार्मिंग। तो इफ यू टॉक अबाउट कमर्शियल फार्मिंग, कमर्शियल फार्मिंग का मेन एम क्या है? प्रॉफिट अर्न करना। प्रॉफिट अर्न करने के लिए उन्हें मैक्सिमम टू मैक्सिमम प्रोडक्शन मार्केट में सेल करना है, तभी आपको प्रॉफिट मिलेगा ना। कि अगर आप मैक्सिमम प्रोडक्शन को या मैक्सिमम कमोडिटीज को अगर आप मार्केट में सेल करते हो तभी आपको प्रॉफिट मिलता है। इसीलिए कमर्शियल फार्मिंग में जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं उनका मेन एम क्या है कि हमें अपने प्रोडक्शन साइज को इंक्रीज करना है, हमें मैक्सिमम टू मैक्सिमम प्रोडक्शन करना है। उसके लिए वो क्या करते हैं? वो भी HYV सीड्स को यूज करते हैं, फर्टिलाइजर को यूज करते हैं, जितने भी मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल इनपुट्स हो सकते हैं वो उन सभी को इंक्लूड करते हैं, इंक्लूडिंग लार्ज साइज ऑफ लैंड, इंक्लूडिंग योर लार्ज साइज ऑफ लैंड। अगर आप अमेरिका जाते हो, यूएसए के अंदर जितना भी प्रोडक्शन होता है उसका मैक्सिमम प्रोडक्शन इस कमर्शियल फार्मिंग। इंडिया में मैक्सिमम एग्रीकल्चर जो होता है सब्सिस्टेंस फार्मिंग है। क्यों? क्योंकि अभी भी ईस्टर्न यूपी, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, यहाँ पर जो भी कल्टीवेशन होता है एंड इन एरियाज के अंदर कंट्री की 50% पॉपुलेशन रहती है, राइट। अगर आप यूपी, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, अगर आप इन 5-6 स्टेट्स को मिला दो, यहाँ पर 50% पॉपुलेशन रहती है। यहाँ पर जो एग्रीकल्चर होता है वो सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर होता है। कमर्शियल एग्रीकल्चर आपको कहाँ मिलता है? पंजाब, हरियाणा,
यहाँ पर वो राइस को कल्टीवेट करते हैं कॉमर्शियली, और उनका मेन एम क्या है, उनका मेन एम प्रॉफिट अर्न करना है, इसलिए वो मार्केट में सेल कर देते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ फूड आप ये नहीं बता सकते कि कौन सा क्रॉप कमर्शियल है और कौन सी सबसिस्टेंस के लिए है। क्रॉप्स की बात कर रहा हूँ, प्लांटेशन की बात नहीं कर रहा, राइट। ये कौन डिसाइड करता है? ये आपके रीजन्स डिसाइड करते हैं। जैसे टेक द एग्जांपल ऑफ पंजाब। पंजाब में wheat is for their subsistence and rice is a commercial crop. इसको वो क्यों ग्रो करते हैं? कि उसे मार्केट में सेल कर रहे हैं, बहुत ज्यादा खुद राइस कंज्यूम नहीं करते। यू टेक द एग्जांपल ऑफ वेस्ट बंगाल, ईस्टर्न यूपी, बिहार। आज मैं आपकी क्लास में कह रहा था कि ईस्टर्न यूपी या बिहार के लोगों के डाइट में जब तक राइस ना हो उनका खाना कंप्लीट नहीं माना जाता। मैंने शायद आपकी क्लास में ही कहा था, मुझे नहीं पता। तो जब तक ईस्टर्न यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल लोगों के डाइट में राइस नहीं होता, वो अपने फूड को कंप्लीट नहीं मानते, बिकॉज वहां पर राइस इज अ सबसिस्टेंस क्रॉप। खुद के सबसिस्टेंस के लिए ग्रो करते हैं, कमर्शियल के लिए ग्रो नहीं करते वो। यहाँ तक समझ में आ गया? Yes, sir. Now let's talk about the next part, that is your cropping season. The basis of climate, we have 3 cropping seasons. The first is called Kharif, the second is called Rabi, and the third call is Zaid. Okay, let's talk about Kharif. So if you talk about Kharif, Kharif is derived from Arabic word. इसका मतलब होता है ऑटम, और ये इसके हार्वेस्टिंग सीजन को शो करता है। हार्वेस्टिंग सीजन का मतलब क्या होता है? कि जब आप क्रॉप्स को कट करते हो, ठीक है। इट मींस कि खारिफ क्रॉप्स को आप कब कट करते हो? अक्टूबर नवंबर के मंथ में। हम ये मान के चलते हैं नॉर्मली कि किसी भी क्रॉप को ग्रो होने में 3 से 4 महीने का टाइम लगता है। अगर आप किसी क्रॉप को अक्टूबर नवंबर में हार्वेस्ट कर रहे हो तो आपने उसे तो कब किया होगा? जून जुलाई। जुलाई। जून जुलाई, अच्छा, राइट। इस टाइम पे बिकॉज देयर इज मॉनसून, इसीलिए जितने भी खारिफ क्रॉप्स आपको देखने को मिलते हैं दे ऑल आर रेनफेड। दे ऑल आर रेनफेड मतलब उनकी वाटर नीड्स बहुत ज्यादा होती हैं, उनकी वाटर डिमांड बहुत ज्यादा होती है। फर्स्ट और द बेस्ट वे टू फुलफिल देयर डिमांड्स, दैट इज थ्रू रेन फर्स्ट। सेकेंड इज इरिगेशन। वो एरियाज जहां पर आप खारिफ क्रॉप ग्रो करना चाहते हो बट रेनफॉल बहुत ज्यादा नहीं होती, वहां पर आप क्या यूज करते हो? आप इरिगेशन मेथड यूज करते हो। जैसे यू टेक द एग्जांपल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा। पंजाब एंड हरियाणा के अंदर 75 to 100 सेंटीमीटर रेनफॉल होती है, बट राइस को मोर देन 100 सेंटीमीटर रेनफॉल चाहिए। वो लोग क्या यूज करते हैं? वो लोग कैनाल यूज करते हैं, ट्यूबवेल इरिगेशन यूज करते हैं, क्योंकि क्रॉप को अल्टीमेटली वाटर से मतलब है, तो अपने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की डिमांड्स को फुलफिल करना है, ठीक है। तो वी हैव द फर्स्ट पॉइंट, आप जून जुलाई में से ग्रो करते हो, अक्टूबर नवंबर में से हार्वेस्ट कर लेते हो। इस टाइम पे जो क्रॉप्स होती हैं दे वर मोस्टली रेन फेड, उन्हें उनकी जो वाटर डिमांड्स है वो रिलेटिवली ज्यादा होती है। इफ यू टॉक अबाउट टेम्परेचर, द टेम्परेचर इज अबव 25 डिग्री सेल्सियस और अबव 30 डिग्री सेल्सियस। 25 क्योंकि रूम टेम्परेचर होता है, तो यू कैन राइट कि अबव टू रूम टेम्परेचर। एंड इस टाइम पे इज अ लॉट ऑफ ह्यूमिडिटी, यहाँ पर ह्यूमिडिटी रिलेटिवली ज्यादा होती है, ठीक है। ह्यूमिडिटी का मतलब क्या होता है कि कई बार आपको लगता है, जैसे आजकल का मौसम है, गर्मी नहीं है तब भी आपको पसीने आ रहे होते हैं, ह्यूमिडिटी, ठीक है। सो अबव 25 डिग्री सेल्सियस, हाई ह्यूमिडिटी, हाई रेनफॉल रीजन्स, जून जुलाई में आप उसे सो करते हो, अक्टूबर नवंबर में आप उसे हार्वेस्ट कर लेते हो। तो दीज आर फ्यू फीचर्स ऑफ खारिफ क्रॉप्स। यहाँ तक समझ में आ गया? यस सर। ये चीजें हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। मैं सिर्फ रिवाइज करवा रहा हूँ। सर इसी का आपने बताया था CMSG। उसी का बताया, राइट। यहाँ तक किसी को डाउट है प्लीज पूछ लो, अदरवाइज वी आर स्टार्टिंग विद खारिफ क्रॉप। सो लेट्स टॉक अबाउट खारिफ क्रॉप। स्टार्ट विद
खरीफ क्रॉप। खरीफ क्रॉप्स को याद करने का तरीका क्या है, जो आपको लास्ट क्लास में बता चुका हूं। खरीफ क्रॉप को याद करने का तरीका क्या है, CMSG बाय RAM, राइट। मैं आपको बता चुका हूं कि किसकी मूवी थी, क्या था। C स्टैंड फॉर कॉटन, M स्टैंड फॉर मेज, S स्टैंड फॉर सोयाबीन और शुगर केन और सीसम। हमारे लिए शुगर केन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको सीसम याद हो जाता है, वेल एंड गुड। देन वी टॉक अबाउट द ग्राउंडनट। लास्ट क्लास में वी हैव टॉक अबाउट ग्राउंडनट कि गुजरात इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंडनट फॉलोड बाय आंध्र प्रदेश, एंड ग्राउंडनट इज अ खरीफ क्रॉप। क्योंकि इसका हार्वेस्ट अक्टूबर नवंबर में हो जाता है, इसीलिए दिसंबर में रजाई के अंदर बैठकर आप लोग मूंगफली खा सकते हो, ग्राउंडनट। ठीक है। R stand for rice, A stand for arhar, and M stand for millet. So C stand for cotton, M for maize, S for soybean, sugarcane, sesame. हमारे लिए important sugarcane है। G stand for groundnut, R stand for rice, A stand for arhar, दाल होती है, and M for stand for millets. ठीक है। Now let's talk about the first crop. We will talk about each crop one by one. Let's talk about favorite crop, that is your rice. प्रशांत, सर मैंने अभी आपको एक चीज बोली थी कि यूपी, ईस्टर्न यूपी, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, फ्यू पार्ट ऑफ उड़ीसा, यहाँ पर क्लोज टू 50% पॉपुलेशन रहती है, वहाँ पर मैक्सिमम लोग फूड राइस कंज्यूम करते हैं। यस सर। अगर किसी क्रॉप को मैक्सिमम लोग कंज्यूम कर रहे हैं, इट मींस कि राइस इज कंसिडर्ड टू बी द स्टेपल फूड ऑफ इंडिया। यस सर। ठीक है। आपको क्या लगता है इसके बाकी फीचर्स क्या हो सकते हैं? राइस बीइंग अ खरीफ क्रॉप, और आपने खरीफ क्रॉप की जो भी कैरेक्टरिस्टिक पढ़े हैं उसके बेसिस पर मुझे बता दो कि इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या हो सकते हैं। सर एक तो इसे सबसे ज्यादा मतलब अच्छा सुनो, कंज्यूम करा जाता है इंडिया में। थंबा वो इसको ग्रो कब कर रहे होंगे सर? इसे ग्रो कब किया जाता होगा, मंथ कौन सा है? रेनी सीजन करा जाता होगा। अर्नब, सर मैं बोलूं? जी अर्नब आप बोलिए। सर ये मतलब इसकी रेनफॉल सर लिसन, भाई रुक जाओ, मुझे अभी वो रटा वाला नहीं चाहिए, ठीक है, कि उसकी रेनफॉल 100 सेंटीमीटर से ज्यादा होती है, ये होता है वो होता है, हम बाद में डिस्कस करेंगे उसको। तो सर खरीफ क्रॉप से तो वही होगा कि अच्छा रुक वेट रहना चाहिए। अर्नब रुक जाओ। धनंजय। यस सर। सर on the basis of the characteristic of kharif crops, राइस के फीचर्स क्या क्या हो सकते हैं आपके हिसाब से? सर ज्यादा वाटर चाहिए होता होगा सर। ठीक है, एक एक करके। ज्यादा वाटर चाहिए होता है, मतलब इनकी वाटर की डिमांड बहुत ज्यादा है। ठीक है। सर वाटर की डिमांड को फुलफिल करने के कितने, मतलब कैसे वो अपनी डिमांड को फुलफिल कर सकते हैं? ट्यूबवेल, इरिगेशन, अच्छा ठीक है, मतलब उन एरियाज के अंदर जहां पर रेनफॉल रिलेटिवली कम होती है, दे कैन irrigate the field, right? We have the example of Punjab, Haryana and Western UP. We have the example of Punjab, Haryana and Western UP. ठीक है। और अगर या फिर आप इसको किस तरीके से रेनफॉल थ्रू भी आप उनकी डिमांड्स को फुलफिल कर सकते हो। ठीक है। हाँ, और सर ट्यूबवेल।
सर लिख लिया मैंने इरिगेशन के लिए ट्यूबवेल। सर रेनफॉल। कैनाल्स। ठीक है, कैनाल इरिगेशन मान लेते हैं। तो ट्यूबवेल हो गया, ट्यूबवेल हो गया, कैनाल इरिगेशन हो गए। और ना सुनो, राइस को याद करने के लिए जो आपको स्टेट याद करना है दैट इज योर वेस्ट बंगाल। और जिन लोगों को नहीं याद होता, लेट सपोज यूपी और बिहार, आप ही मान के चलो कि बिहार के अंदर 100 सेंटीमीटर से ज्यादा रेनफॉल होती है। इट सिंपली मीन्स कि राइस को कितना रेनफॉल चाहिए, अबव 100 सेंटीमीटर। राइस को कितनी रेनफॉल चाहिए, अबव 100 सेंटीमीटर। वहां पर हमने कुछ टेम्परेचर की बात की थी ना स्टैटिस्टिक में, 25 डिग्री सेल्सियस above। एग्जैक्टली अबव 25 डिग्री सेल्सियस। तो इट नीड अ टेम्परेचर अबव 25 डिग्री सेल्सियस। और इस टाइम पे क्योंकि मॉनसूनल पीरियड है तो देयर इज अ हाई ह्यूमिडिटी। यहां तक समझ में आ गया? यस सर। ठीक है सर्जिल। यस सर। सर अभी हमने जो जो पॉइंट्स पढ़े हैं कैरेक्टरिस्टिक के, एक बार आप मुझे बता दो। सर रेनफॉल्स, ठीक है, कैनाल्स, सर ह्यूमिडिटी और सर बोलिए। चलो एक एक करके करते हैं। सर्जिल, यस सर। इफ राइस इज अ खरीफ क्रॉप तो उसे ग्रो कब किया जाता होगा? यस सर। If rice is a kharif crop, first of all, tell me, rice is a kharif crop or rabi crop? Kharif is a rabi crop or kharif crop? Sarjil, हेलो सर आपको मेरी आवाज आ रही है? सर, कट कट के आ रही है, दिक्कत हो रही है, आज से भी 2 बार लॉगिन हुआ। ठीक है, मैं किसी और को पूछ लेता हूँ। गर्व। यस सर। जी सर, खारिफ इज सॉरी राइस इज अ खारिफ क्रॉप और राबी? सर खारिफ। खारिफ क्रॉप है। अच्छा खारिफ क्रॉप है तो इसको ग्रो कब करते होंगे? सर जून जुलाई में। जून जुलाई में। और उसको हार्वेस्ट कब करते हैं? सितंबर और अक्टूबर। चलो ठीक है, अक्टूबर नवंबर मान लेते हैं। अच्छा इस टाइम पे सीजन कौन सा चल रहा होता है? सर किस टाइम पे? ये अक्टूबर सॉरी जुलाई टू अक्टूबर के बीच में। सर मॉनसून का मतलब होता है थोड़ा। अच्छा क्या मानसून का टाइम होता है तो बहुत ज्यादा गर्मी होती है ना, जैसे 45 47 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है टेम्परेचर। यस सर। इतना पहुंच जाता है? नहीं सर, मतलब इतना नहीं पहुंचता क्योंकि सर थोड़ा मतलब कम होता है सर। इतना? सर 25 डिग्री। ठीक है, सो अबव 25 डिग्री सेल्सियस। जैसे Above। अभी आज का टेम्परेचर भी देखते हो तो अराउंड 28 29 के आसपास है। तो मोरलेस 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। ठीक है, यस सर। मान लो जिस एरियाज के अंदर रेनफॉल नहीं हो रही, जैसे इट रिक्वायर मोर देन 100 सेंटीमीटर रेनफॉल, जिन एरियाज के अंदर रेनफॉल बहुत ज्यादा नहीं होती वहां पर आप फील्ड को इरिगेट कैसे करते हो? सर वहाँ पे सर सर ड्रिप इरिगेशन भी होता है सर, और वो भी होता है ट्यूब कैनाल से। चलो ठीक है, ट्यूबवेल से या फिर कैनाल से ट्यूबवेल। आप, हाँ ट्यूबवेल या कैनाल से आप उसको यूज कर सकते हो। सर आप मुझे स्टेट बता सकते हो कि किस किस स्टेट के अंदर राइस को ग्रो करते होंगे? सर राइस को सर जैसे वेस्ट बंगाल ठीक है, और बिहार है, ठीक है, उड़ीसा है, ठीक है, और वो यूपी बिहार केरला, पंजाब हरियाणा। केरला तमिलनाडु ये सब। गुड, चलो सो एक बार देखते हैं एनसीईआरटी में क्या क्या लिखा हुआ है और हम लोगों ने कोई पॉइंट मिस किया कि नहीं किया। सर जी सर पूछिए। सर जो वाटर प्रोवाइड करना है प्लांट को, वो रेन वाटर हार्वेस्टिंग के द्वारा भी तो हो सकता है। हो सकता है, हो सकता है सर।
जैसे अभी किसी ने बोला था कि हम पर्शियन व्हील से भी इरिगेशन कर सकते हैं, कर सकते हैं। बट नॉर्मली हम पर्शियन व्हील को यूज नहीं करते। क्यों नहीं करते, मैं अभी थोड़ी देर में आपको बताता हूँ। इरिगेशन भी 2 तरीके के होता है, जो एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, इसलिए मैं ज्यादा इसमें जाता नहीं हूँ। बट ठीक है, अभी क्योंकि पर्शियन व्हील का नाम आया तो मैं उसको बता देता हूँ कि पर्शियन व्हील को हम नॉर्मली यूज क्यों नहीं करते, नॉर्मली यूज क्यों नहीं करते। अर्नब नहीं, अर्नब नहीं, प्रशांत, प्रशांत, प्रशांत है नहीं है, अरमान, सर ओ चलो, यतीश, सर बोलो। यतीश, यतीश, यतीश नहीं है, यब, 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 ये भी नहीं जी सुना। सर। यही हो सर? हाँ सर मैं यही हूँ, स्पीकर में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। कोई बात नहीं सर, ये राइस पढ़ना शुरू करना। सर पूरा? ऑब्वियसली हाँ भाई, एक ही पैराग्राफ है। It is a staple food crop of a majority of the people in India. Our country is the second largest producer of rice in the world after China. It is a kharif crop which requires high temperature above 25 degrees Celsius and high humidity with annual rainfall above 100 centimeter. In the areas of less rainfall, it grows with the help of irrigation. ठीक है, और कुछ सर हुक्म? हुक्म की तामील हो? नहीं सर, अभी तो एक पैराग्राफ और छोटा सा पढ़ना है, तो उसके बाद मैं तकलिया बोल दूंगा। ठीक है, ठीक है, तो हाँ सर, दिस वन, राइस। rice is grown in the plains of north and northeastern India, coastal areas and the deltaic regions. Development of dense network of canal irrigation and tube wells have made it possible to grow rice in areas of less rainfall such as Punjab, Haryana and western Uttar Pradesh and parts of Rajasthan. ठीक है, नाउ आई गेस आपको समझ में होगा कि बाय नोइंग द खारिफ क्रॉप कैरेक्टरिस्टिक, राइस के बहुत सारे फीचर्स को हमने कवर कर लिया बिना याद किया हुआ या बिना रटे हुए। तो फ्रैंकली स्पीकिंग रटना आप ही को है, मैं सिर्फ हेल्प कर सकता हूँ कि उसको कितनी रेनफॉल चाहिए या क्या होना चाहिए। राइस में किसी को कोई डाउट है प्लीज पूछ लो, अदरवाइज वी मूव टू द नेक्स्ट क्रॉप। एक छोटा सा डाउट है। पूछिए सर। सर डेल्टिक एरियाज में कौन से आएंगे? डेल्टिक एरिया के अंदर कौन से आएंगे? अच्छा ठीक है, उसके अलावा कोई डाउट? रुको, एक मैसेज आया, यूपी हरियाणा, ठीक है, और कोई डाउट बोलिए। नहीं है किसी को डाउट, ठीक है सर डेल्टिक एरियाज क्या होते हैं सर? बता रहा हूँ भाई, बता रहा हूँ, मुझे चीजें बतानी है। हाँ, इट मीन्स कि राइस में किसी को डाउट नहीं है। लेट्स टॉक अबाउट डेल्टिक रीजन। एक मिनट, मैसेज इज इम्पोर्टेंट। और सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर अर्जुन, यस इट इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर आफ्टर चाइना। अभी चाइना एक दो जगह पर और भी आएगा, तो यस आपको लिखना जरूरी है। ना किसी ने मुझसे पूछा है कि डेल्टिक रीजन कौन सा होता है, ठीक है। जैसे जब आपने रिसोर्स एंड डेवलपमेंट चैप्टर पढ़ना शुरू किया था, देन आपको ये पता था कि मैक्सिमम रिवर्स का फ्लो इस डायरेक्शन में है, एंड जब ये रिवर्स दे रीच एट द माउथ ऑफ द ओशियन और एट द माउथ ऑफ बे ऑफ बंगाल, यहाँ पर ये डेल्टा फॉर्म करते हैं। जैसे आपके पास सुंदरबन का नाम है, आपके पास गंगाइटिक डेल्टास होते हैं, ठीक है। यहाँ पर कृष्णा गोदावरी रेंज है, कृष्णा गोदावरी डेल्टिक रीजन्स होते हैं। मतलब जब अगर आप माउथ की बात करते हो, माउथ पे क्योंकि सेडिमेंट्स का बहुत ज्यादा एक्युमुलेशन होता है,
इसीलिए उस एक्युमुलेशन पे कुछ डेल्टा फॉर्म हो जाते हैं, ठीक है। क्योंकि इस डेल्टिक जोन के अंदर मॉइस्चर कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है, न्यूट्रिएंट कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए राइस को ग्रो करना यहाँ पर अच्छा माना जाता है। अर्जुन, आपका क्वेश्चन था ना ये? नो सर। सर धनंजय। धनंजय, मेरा था। अरे हाँ, आप समझ में आया आपको डेल्टिक रीजन कौन सा होता है? यस आप सर। डेल्टा समझते हो? यस सर, अब आ गया समझ में। डेल्टा समझते हो ना, डेल्टा? हाँ जी सर। ठीक है, राइट। और यही वो रीजन है कि इफ यू टॉक अबाउट सुंदरबन, राइट, सुंदरबन कहाँ पे फॉल करता है? वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश दोनों शेयर करते हैं सुंदरबन को। सुंदरबन का नाम सुंदरबन क्यों है? बिकॉज यहाँ पर एक ट्री मिलती है दैट इज कॉल्ड सुंदरी ट्री, ठीक है, एंड सुंदरी ट्री के नाम पे सुंदरबन नाम पड़ जाता है। उसके अलावा क्योंकि वेस्ट बंगाल के अंदर राइस एक सबसिस्टेंस क्रॉप है और लोग राइस के ऊपर डिपेंडेंट है, इसीलिए वेस्ट बंगाल में राइस की 3 क्रॉप्स ग्रो की जाती है एक साल में। वो लोग वीट वूट ग्रो ना करके सिर्फ राइस ग्रो करते हैं। वहां पर पैडी की 3 रेंजेस ग्रो की जाती हैं, ठीक है। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड ऑस, द सेकेंड इज कॉल्ड अमन एंड द थर्ड इज कॉल्ड बोरो। रीजन क्या है? वहां पर रेनफॉल ज्यादा होती है, फर्स्ट। सेकेंड, जो सॉइल है वो बहुत फर्टाइल है ड्यू टू डेल्टाइटिक रीजन, तो इसीलिए वहां पर ऑस, अमन, बोरो नाम के 3 पैडी ग्रो किए जाते हैं पूरे साल में। मतलब वो मॉनसून में भी पैडी ग्रो करते हैं, विंटर्स में पैडी ग्रो करते हैं, एंड ज़ेद वाला सीजन होता है उसमें भी पैडी ग्रो करते हैं, क्योंकि उनके पास गैंगेटिक प्लेन में फर्टाइल सॉइल है, रेनफॉल और जो वाटर अवेलेबिलिटी है काफी ज्यादा है। बिकॉज वहां पर मैक्सिमम पॉपुलेशन राइस के ऊपर डिपेंडेंट है एज अ सबसिस्टेंस क्रॉप, इसीलिए वो इन वैरायटीज भी ग्रो कर सकते हैं एक साल के अंदर। The next crop which we talk it, maize. Maize is considered to be a magical crop. Maize is considered to be a magical crop. इसको magical crop क्यों कहते हैं? Because maize can be used for food as well as fodder. मेज को मैजिकल क्रॉप क्यों कहते हैं? बिकॉज आप मेज को एज अ फूड भी यूज कर सकते हो और उसको फॉडर भी यूज कर सकते हो। मतलब ये ह्यूमन के सबसिस्टेंस के लिए भी अच्छा है और कैटल्स के लिए के सबसिस्टेंस के लिए भी अच्छा है। सो इट सिंपली मींस मेज उन एरियाज के अंदर ग्रो होता है जहां पर कैटल्स की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। अब कैटल्स की पॉपुलेशन कहां पे ज्यादा है? राजस्थान में, टॉक अबाउट यूपी, बिहार, गुजरात, एमपी। इफ यू टॉक अबाउट बिहार, बिहार में मेज राबी में भी ग्रो कर सकते हैं वो लोग। क्यों? क्योंकि कैटल्स की पॉपुलेशन ज्यादा है, कैटल्स को फीड करने के लिए उन्हें फॉडर चाहिए, तो फॉडर के लिए वो उसे राबी में भी ग्रो कर देते हैं। दैट वाज द एक्सेप्शन। अगर आप एक्सेसिव यूसेज ऑफ फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स यूज करते हो, आप एक ऐसी एनवायरमेंटल कंडीशंस क्रिएट करने की कोशिश करते हो जहां पर आप मेज को राबी में भी ग्रो कर लो, बट दैट वाज द एक्सेप्शन, सिर्फ हमें बिहार में देखने को मिलता है। यहां तक समझ में आ गया? सर वो बिहार वाला रिपीट करते हैं। सुनो, मैं ये बोल रहा हूँ कि मेज इज कंसिडर्ड टू बी अ मैजिक क्रॉप। व्हाई? बिकॉज आपको इससे फूड भी मिल जाता है ह्यूमन के लिए और कैटल्स के लिए आपको फॉडर भी मिल जाता है, ठीक है। इट सिंपली मींस मेज आप उन एरियाज के अंदर ग्रो करते हो जहां पर आपको फॉडर्स की नीड बहुत ज्यादा है। दिल्ली में ग्रो नहीं करोगे क्योंकि दिल्ली के अंदर वैसे भी बहुत कम एग्रीकल्चर होता है, बट कैटल्स बहुत कम है। सो आप उन एरियाज के अंदर इसे ग्रो करते हो जहां पर कैटल्स की पॉपुलेशन रिलेटिवली ज्यादा है, जैसे यूपी, बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र, एमपी, गुजरात, इन वाले एरियाज के अंदर। क्योंकि बिहार के अंदर कैटल्स की पॉपुलेशन रिलेटिवली ज्यादा है, इसीलिए बिहार के लोग मेज को खारिफ में भी ग्रो करते हैं, बिकॉज मेज इज अ खारिफ क्रॉप, राइट। तो बिहार के लोग मेज को खारिफ में तो ग्रो करते ही करते हैं,
बाय यूजिंग एक्सेसिव फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड्स वो लोग उसे राबी में भी ग्रो कर देते हैं। ओके सर। आगे समझ में आ गया? सर मुझे एक डाउट है पूछो सर। सर, अगर इतना यूज करते हैं सर केमिकल के साथ, तो सर फिर वही ये एनिमल्स के लिए सर ज्यादा खराब नहीं होगा? और सर जब इतना चाहिए तो पहले क्यों नहीं ग्रो करते हैं? ठीक है, पहले ग्रो क्यों नहीं करते? मैं एक बार इसका टेम्परेचर रेंज बना देता हूँ, उसके बाद मैं आपके क्वेश्चन का आंसर देता हूँ, ठीक है? ठीक है धनंजय? ओके सर। चलो ना, टेम्परेचर रेंज इसको कितनी चाहिए? द टेम्परेचर वेरीज फ्रॉम 21 डिग्री सेल्सियस टू 27 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर कितना चाहिए? 21 डिग्री सेल्सियस टू 27 डिग्री सेल्सियस। अगर आप इसका मीन निकालते हो, एवरेज निकालते हो, तो इट इज अराउंड 24-25 डिग्री सेल्सियस के आसपास। तो खारिफ क्रॉप में जो हम बोलते हैं अबव 25 डिग्री सेल्सियस, वो भी इसके ऊपर वैलिड होता है। तो द टेम्परेचर इज, आपको वेरिएशन याद करनी होगी, दैट इज 21 डिग्री सेल्सियस टू 27 डिग्री सेल्सियस। हाँ, नाउ क्वेश्चन क्या है धनंजय का? धनंजय का क्वेश्चन ये है कि भाई अगर मेज, ठीक है, आप मेज को फॉडर की तरह इस्तेमाल करते हो, बहुत बढ़िया। अगर मेज एक खारिफ क्रॉप है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप उसे राबी सीजन में क्यों ग्रो करते हो? पहला क्वेश्चन। और राबी सीजन में ग्रो करने के लिए आप बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर यूज करते हो, पेस्टिसाइड यूज करते हो, विच इज डेंजरस फॉर एनिमल। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन इनका ये है कि अगर आपको पता है कि मेज एक्ट एज अ फॉडर, तो आप खारिफ सीजन में ही उतना प्रोडक्शन कर लो ताकि आप उसे राबी में यूज करने की जरूरत ना पड़े या ग्रो करने की जरूरत ना पड़े। आप किसी और टाइम में या उस लैंड को किसी और पर्पस के लिए यूज कर सकते हो, राइट धनंजय? यस सर। ठीक है। द फर्स्ट थिंग इज, एक मिनट, हाँ, द फर्स्ट थिंग इज कि अगर आप यूपी बिहार की बात करते हो, तो बिहार, यूपी बिहार या ईस्टर्न रीजन के अंदर लॉ ऑफ इनहेरिटेंस अपने पीक पर है। आप पंजाब और हरियाणा में जाओ, वहां पर क्योंकि कॉमर्शियल फार्मिंग होती है, इवन दो लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है, लेकिन वहां पर जो पैच ऑफ लैंड मिलते हैं वो आपको बहुत बड़े बड़े साइज के मिलते हैं। आप यूपी बिहार जाते हो, वहां पर पैच ऑफ लैंड धीरे 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 छोटा होता जा रहा है। यही वो रीजन है कि ग्रीन रेवोल्यूशन इज सक्सेसफुल इन पंजाब एंड हरियाणा, नॉट सक्सेसफुल इन यूपी बिहार और झारखंड, वेस्ट बंगाल, बिकॉज ऑफ दिस लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। कोई भी अपनी जमीन दूसरे के साथ शेयर ही नहीं करना चाहता, वो अपने पैच ऑफ लैंड को इंक्रीज ही नहीं कर सकता। फर्स्ट रीजन, वो अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज ऑफ दिस लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, उनके पास खुद का पैच ऑफ लैंड बहुत छोटा है। फर्स्ट। द सेकंड क्वेश्चन जो आपने मुझे बोला कि सर अगर वो फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड्स यूज कर रहे हैं तो एनिमल्स के लिए बहुत डेट्रीमेंटल है। हाँ है। सर आप मुझे ये बताओ कि आप जो फूड यूज करते हो आफ्टर ग्रीन रेवोल्यूशन, अब वो सेफ है? आंसर इज नो, राइट। इसीलिए बायो के अंदर आपने बायो एक्युमुलेशन और बायो मैग्निफिकेशन के बारे में पढ़ा होगा, और यूट्रोफिकेशन के बारे में पढ़ा होगा। कि आप जो फील्ड में फर्टिलाइजर यूज करते हो, आप जो फील्ड में पेस्टिसाइड्स यूज करते हो, वो अल्टीमेटली ह्यूमन बॉडी ही कंज्यूम कर रहा है। तो ये ह्यूमन बॉडी के लिए भी नुकसानदायक, मतलब डेंजरस है, और एनिमल्स के लिए भी डेंजरस है, डेंजरस है। और मैं इसका बेस्ट एग्जांपल देता हूँ। आपने एक एरिया का नाम सुना होगा कॉल भटिंडा, भटिंडा इन पंजाब। भटिंडा फॉल्स इनटू मालवा प्लेन रीजन। आपने दो चीजें पढ़ी है, एक मालवा प्लेटू पढ़ा है, मालवा प्लेटू से अलग है मालवा प्लेन, ठीक है। सो लेट अस सपोज भटिंडा, भटिंडा में भटिंडा से बीकानेर तक एक ट्रेन चलती है, दैट वाज कॉल्ड कैंसर एक्सप्रेस। मैंने शायद बताया होगा आपको। भटिंडा से लेकर बीकानेर तक एक ट्रेन चलती है, द नेम ऑफ द ट्रेन इज कैंसर एक्सप्रेस। क्यों? बिकॉज इस ट्रेन के अंदर मैक्सिमम पेशेंट कैंसर वाले होते हैं, तो अपना ट्रीटमेंट करवाने बीकानेर जा रहे होते हैं। और वो कैंसर क्यों हुए? बिकॉज ऑफ एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स। आप जितने पेस्टिसाइड्स यूज करते हो,
सब आपके लीवर के लिए, आपकी बॉडी के लिए बहुत डेंजरस है। जैसे आपने 2-3 पेस्टिसाइड्स का नाम सुना होगा, डीडीटी है, एंडोसल्फान है, ये दोनों ही आपके लीवर के लिए बहुत डेंजरस है। जितने भी आप पेस्टिसाइड्स यूज करते हो, दे कैन क्रिएट कैंसर। सर डीडीटी का तो यूज होना बंद हो गया ना इंडिया में। बहुत बढ़िया, गूगल इट। कैसे? अरे सुनो तो भाई, गूगल इट। व्हेन यू गूगल इट यू विल फाइंड आउट कि डीडीटी पूरे वर्ल्ड में बैन है, ठीक है, एक्सेप्ट इंडिया। इंडिया में हम उसे बैन करने की कोशिश करते हैं, बट फुल्ली तरीके से हम उसे बैन नहीं कर पाए, इम्प्लीमेंटेशन प्रॉब्लम। अब वो छोड़ो ना, एंडोसल्फान की वजह से वल्चर्स की पॉपुलेशन इंडिया में कम हो रही है। बिकॉज जब आप एंडोसल्फान यूज करते हो एज ए पेस्टिसाइड्स, इस फूड को कौन यूज करता है? एनिमल्स। कौन कंज्यूम करता है? एनिमल्स। क्योंकि आपने एंडोसल्फान क्रॉप्स के अंदर एंडोसल्फान यूज किया है, पेस्टिसाइड्स। इस पेस्टिसाइड्स की क्वांटिटी एनिमल्स में भी होती है ड्यू टू बायो एक्युमुलेशन एंड बायो मैग्निफिकेशन। जब वल्चर्स इन एनिमल्स को कंज्यूम करते हैं तो उनका लीवर डैमेज हो जाता है, क्योंकि वो पेस्टिसाइड्स को कंज्यूम नहीं कर पाते हैं, तो वल्चर्स की भी डेथ हो जाती है। सर इंडिया में इन सबको बैन क्यों नहीं कर रखा जब वर्ल्ड में कर रखा है तो? इंडिया में क्यों नहीं कर रखा? आपको सच में रीजन जानना है क्यों नहीं कर रखा? यस सर। चलो बताता हूँ। चलो, मेन रीजन ये है कि वी आर मोर कंसर्न अबाउट आवर ओन सबसिस्टेंस। राइट, so this is the cancer express। आप डालोगे तो आपको मिल जाएगा। the shocking tale of India's cancer train, then पंजाब affected, ये भटिंडा से बीकानेर तक चलती है। बोल रहे हैं कि इसे जैसलमेर तक भी कनेक्ट करेंगे, ठीक है, कैंसर एक्सप्रेस। राइट, then talk about एंडोसल्फान and vultures। We have endosulfan and vultures। The Hindu की रिपोर्ट है, the spray of death। Many parts of the world have fallen prey to this pesticide that had affected a lot of human animal environment। The Supreme Court of India, this Kerala last year की न्यूज है। then something ये बायो एक्युमुलेशन जो आप बायो में पढ़ते हो, अब मुझे नहीं पता आप लोगों ने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा। ठीक है, तो धनंजय जो आपका क्वेश्चन है कि इट इज डेंजरस फॉर एनिमल्स एज वेल एज ह्यूमंस, वो सही है, बट प्रॉब्लम ये है कि अगर आप फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड्स यूज नहीं करोगे तो प्रोडक्शन नहीं होगा। अगर प्रोडक्शन नहीं होगा तो आप खुद को और एनिमल्स को फीड नहीं कर सकते। तो मैंने शायद आपको एग्जांपल दिया था, इंडियन हिस्ट्री का एग्जांपल दिया था। तो एक बार इसको चलो पहले एग्जांपल देता हूँ। जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था, मैंने आपको वो बताया था कि इंडिया के हालात क्या थे, किस बताया होगा? यस सर बताया था कि शिप टू माउथ वाला बताया था ना आपको? हाँ सर 9 में बताया था। 9, अच्छा ठीक है, सॉरी। नाउ इंडिया, व्हेन इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस इन 1947, हमारी पॉपुलेशन 40 करोड़ के आसपास थी, और इस 40 करोड़ को फीड करने के लिए हमारे पास खाना नहीं था। हमने दूसरी कंट्री से हेल्प मांगनी शुरू की, भाई हमें भूख लगी है, थोड़ा बहुत खाना वाना दे दो। उस टाइम के हिस्टोरियन या उस टाइम के जो इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने मजाक उड़ाते हुए एक टर्म इंट्रोड्यूस की थी कॉल्ड शिप टू माउथ। इंडिया का खाना पता है, इंडिया का खाना एग्रीकल्चर फील्ड में डेवलप नहीं होता, वहां पर वो लोग कल्टीवेट नहीं करते। यूएसए से खाना मंगवाते हैं, यूएसए अपनी शिप से खाना भेजता है और डायरेक्टली इंडियंस के माउथ में चला जाता है। बेचारों के पास स्टोरेज कैपेसिटी नहीं है। स्टोरेज कैपेसिटी कैसे होगी? नहीं, इनके पास खुद का एग्रीकल्चर नहीं है। इट वाज समथिंग कि आप रोज ढाबे से खाना मंगवा रहे हो, उसके डिक्टेटेड टर्म्स में, जो चाहे जिस टाइम पे चाहे उस टाइम पे भेजेगा, शिप टू माउथ। इन हालातों के अंदर
लोगों को समझ नहीं आ रहा था अपनी पॉपुलेशन को फीड कैसे करें। आज टॉक अबाउट ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद इंडिया इज द एक्सपोर्टर ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। सो कहा हम दूसरे लोगों से मंगवाते थे, अब हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। बट अगेन सर आपने बताया था लिसन अगेन प्रॉब्लम वही है कि अगर आप फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड्स को यूज करना छोड़ दोगे तो खाओगे क्या? ठीक है, हर किसी को पता है, मुझे पता है, आपको पता है, जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में उनको भी पता है, बट वहां पर वो ग्रीन रेवोल्यूशन को खत्म करने की बात नहीं कर रहे, वो सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन की बात कर रहे हैं कि ग्रीन रेवोल्यूशन जो आया है वो पंजाब हरियाणा वाले एरिया में आया है, भाई हमें से यूपी बिहार झारखंड इन एरियाज में लाना है, अपनी प्रोडक्शन को और इंक्रीज करना है। ठीक है, तो कोशिश कर रहे हैं सर हम, बट देखते हैं क्या होता है। हम आगे पढ़ेंगे कि इसके सब्स्टिट्यूट क्या है। कई लोग बोलते हैं कि हम ऑर्गेनिक फार्मिंग कर सकते हैं, कई लोग बोलते हैं कि हम लोग पर्मा कल्चर की तरफ मूव कर सकते हैं, बट उन सबसे कुछ होगा नहीं। आप कोशिश कर रहे हैं, मतलब लोग कोशिश कर रहे हैं, बट देखते हैं कितना सक्सेसफुल होते हैं। हाँ, सो धनंजय एक बार ये पढ़ना शुरू करना, मेज। Yes, sir. Maize is a crop which is used both as food and fodder. It is a kharif crop which requires temperature between 21 degrees Celsius to 27 degrees Celsius and grown well in old alluvial soil. In some states like Bihar, maize is grown in Rabi season also. Use of modern inputs such as HIV seeds, fertilizers and irrigation have contributed to the increasing production of maize. Major maize producing states are Karnataka, Uttar Pradesh, Bihar, Andhra Pradesh, Telangana and Madhya Pradesh. Okay. So we have done with maize. Next crop, we'll start with the third crop, and the third crop is your millet. We have discussed two crops. The first crop is your rice, the second crop is your maize. इन दोनों में किसी को कोई डाउट है? सर मेज की रेनफॉल रिक्वायरमेंट क्या है? मेज की रेनफॉल रिक्वायरमेंट क्या है? सर इट वेरी फ्रॉम 50 to 75 सेंटीमीटर और 75 to 100 सेंटीमीटर, बट एनसीईआरटी में क्योंकि नहीं लिखा, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, बट 75 to 100 सेंटीमीटर के आसपास इसे रेनफॉल चाहिए। ठीक है, so we have done with this one maize, we have done with groundnut, we have done with rice. Let's talk about the next is millet. So millet. Millet is considered to be the future crop. Future crop मतलब कि वो जिस तरीके से क्लाइमेट चेंज हो रहा है और जिस तरीके से हमारे वेदर पैटर्न के अंदर चेंजेस आ रहे हैं, आने वाले टाइम में आज से 10 साल 20 साल 50 साल बाद राइस और व्हीट की कल्टीवेशन उतनी नहीं होगी जितना हम अभी प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। उस टाइम पे मिलेट्स इज कंसिडर्ड टू बी अ यूजफुल क्रॉप। मिलेट्स में हम तीन चीजों के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट वी टॉक अबाउट ज्वार, बाजरे की रोटी एंड रागी। ठीक है, सो वी टॉक अबाउट थ्री थिंग्स। फर्स्ट इज कॉल्ड ज्वार, बाजरा एंड रागी. Jowar, bajra and ragi is considered to be a coarse grain. They're not cereals. ठीक है, coarse grain और cereals में फर्क क्या होता है? If you talk about cereals, cereals का जो साइज होता है वो रिलेटिवली बड़ा होता है। जैसे अगर आप बीट के दाने देखते हो या फिर आप राइस के दाने देखते हो, सीड्स देखते हो, वो रिलेटिवली उनका साइज बड़ा होता है। कोर्स ग्रेन का साइज रिलेटिवली छोटा होता है। दिस इज द फर्स्ट डिफरेंस, राइट? एंड जितने भी आप सीरियल्स क्रॉप देखते हो, आइदर यू टॉक अबाउट राइस और व्हीट, इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा है, जबकि इसके अंदर न्यूट्रिशनल वैल्यूज ज्यादा होती हैं। न्यूट्रिशनल वैल्यूज लाइक कैल्शियम, आयरन, रफेज, ये सारी चीजें। कहां तक समझ में आ गया? नो। अर्जुन?
यस सर। आपको कुछ समझ आया? सर नहीं आया। नहीं आया। आपका नेटवर्क सही है? यस सर। ठीक है। नाउ इफ यू टॉक अबाउट मिलेट्स, मिलेट्स में हम 3 क्रॉप्स के बारे में बात करेंगे। द फर्स्ट इज कॉल्ड ज्वार, द सेकंड इज कॉल्ड बाजरा एंड द थर्ड इज कॉल्ड रागी। फर्स्ट इज कॉल्ड ज्वार, बाजरा एंड रागी। ज्वार, बाजरा एंड रागी, they are considered to be a coarse grain. इनको क्या बोला जाता है? कोर्स ग्रेन। क्यों? क्योंकि इनकी न्यूट्रिशनल वैल्यूज बहुत ज्यादा हैं। न्यूट्रिशनल वैल्यूज मतलब अगर आप कोर्स ग्रेन को कंज्यूम करते हो, या लोग कोर्स ग्रेन को क्यों कंज्यूम करते हैं? आयरन के लिए, ठीक है, बिकॉज इट इज रिच इन आयरन, कैल्शियम, अदर माइक्रोन्यूट्रिएंट along with roughage, जो आपकी डाइजेस्टिव कैपेसिटी को इंक्रीज करता है। ठीक है। नाउ अगर आपको ज्वार, बाजरा, रागी कौन कौन से स्टेट्स में मैक्सिमम प्रोडक्शन होता है इसको याद करना है, तो इसके 2 तरीके हैं। पहला तरीका क्या है? यू टॉक अबाउट D, J, R, गो विथ अल्फाबेटिकल ऑर्डर। आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जाओ, B, J, R। जिसको ये याद नहीं होता वो बीजेपी याद कर ले। ठीक है, कोशिश कर लो कि ये याद हो जाए BJR, अदरवाइज आप याद कर सकते हो BJP। ठीक है, तो P के बाद क्या आता है? PQR, सो R वाला जो बच गया। नाउ इफ यू टॉक अबाउट B, रुको मैं मैप में दिखाता हूं। सर ये तीनों रिच होते हैं कैल्शियम, आयरन तीनों होते हैं, तीनों होते हैं। So we have B, we have J, and we have P. B, J, P, B क्यों नहीं रहा? अगर आप बीजेपी याद करते हो या BJR याद करते हो, बाजरा का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है? राजस्थान। ज्वार का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है? महाराष्ट्र। रागी का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है? कर्नाटका। एंड रागी इज कंसिडर्ड टू बी अ साउथ इंडियन क्रॉप। साउथ इंडिया के जो लोग हैं वो इसे ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं। आज समझ में आ गया? सर एक बार दोबारा बता दो कौन सा कहाँ सर होता है? स्क्रीन नहीं दिख रही। आप लोगों को स्क्रीन नहीं दिख रही? सर मतलब स्क्रीन शेयर हो रखा है लेकिन मैप नहीं दिख रहा। कितने लोग हैं जिनको मैप नहीं दिख रहा? सर ड्राइंग में बनाई है। सर जो ड्राइंग वाला दिख रहा है सर। जस्ट अ मिनट। ठीक है, अब सर अब दिख रही है। ठीक है। नाउ यू टॉक अबाउट B, J, P। बाजरा का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है? राजस्थान। ज्वार का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है? महाराष्ट्र। रागी का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है? कर्नाटका। तो BJR इस तरीके से याद कर लो या BJP इस तरीके से याद कर लो। यहाँ तक समझ में आ गया? यस सर। मतलब रागी का क्या है? रागी का कर्नाटका। ठीक है, जैसे आप राजस्थान से जाओ, राजस्थान से जस्ट थोड़ा नीचे आओगे महाराष्ट्र, एंड देन उसके नीचे कर्नाटका। आप एक एक स्टेट छोड़ते जाओ।
तो राजस्थान से एक स्टेट छोड़ो, गुजरात, अगला स्टेट कौन सा है? महाराष्ट्र, चलो जे, इसके साथ एक स्टेट छोड़ो, गोवा, एंड देन इसके नीचे आओगे, दैट इज योर रागी। ठीक है, चलो यहाँ तक समझ में आ गया। नाउ अगर आपसे पूछा जाता है कि बाजरा का रीजन कौन सा है, राजस्थान इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। राजस्थान के आसपास जितने भी छोटे मोटे स्टेट्स हैं, जितने भी स्टेट्स हैं, आप उनका नाम लिख दो। जैसे बाजरा कहाँ प्रोड्यूस होगा? यूपी के अंदर, हरियाणा के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर, गुजरात के अंदर भी। ज्वार कहाँ होगा? गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। ये रागी कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु। उसके अलावा भी बहुत सारे एरियाज में होता है, बट क्योंकि आप सारे एरियाज को याद नहीं कर सकते तो उसके आसपास के एरियाज के बारे में आप लिख सकते हो। यहाँ तक समझ में आ गया? यस सर। चलो ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, मैं ऐसे पूछ रहा हूँ कि मिलेट इज अ राबी क्रॉप, राइट? यस सर। मिलेट इज अ राबी क्रॉप। सर मिलेट इज अ नो खारिफ सर, क्रॉप। खारिफ क्रॉप है सर। अच्छा ठीक है, मिलेट इज अ खारिफ क्रॉप। इफ मिलेट इज अ राबी क्रॉप तो उसे रेनफॉल नहीं चाहिए, राइट? सर खारिफ क्रॉप है। अच्छा खारिफ क्रॉप है, खारिफ क्रॉप को रेनफॉल नहीं चाहिए होती है? चाहिए होती है। चाहिए होती है, तो ठीक है। सो खारिफ क्रॉप को रेनफॉल चाहिए होती है, बट आपने मुझे बोला कि मिलेट इज अ खरीफ क्रॉप जिसको रेनफॉल चाहिए। बट मिलेट के जितने भी एरियाज में देख रहा हूँ एक्सेप्ट महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र में रेनफॉल होती है, बट राजस्थान में रेनफॉल नहीं होती, कर्नाटका में रेनफॉल होती है, हाँ ठीक है मान लेते हैं थोड़ी बहुत रेनफॉल ऊपर होती होगी, बट मोस्टली तो ये ड्राई रीजन माने जाते हैं। चाहे आप महाराष्ट्र की बात करो, कर्नाटका की बात करो, या फिर इसकी बात करो, तो ड्राई। सर इरिगेशन यहाँ के द्वारा। दूसरे, अरे रुको, एक एक सर करके बोलो। सर इरिगेशन के यहाँ दूसरे मेथड्स यूज होते होंगे, जैसे कि? सर ट्यूबवेल्स। ठीक है, ट्यूबवेल्स मान लेते हैं। और सर एक को कोई इंदिरा गांधी होता नहीं, सर कोई कैनाल बिनाल था वो ऐसा ठीक है, सवाल। इंदिरा गांधी कैनाल, राइट। चलो, और ड्रिप इरिगेशन। कौन है भाई ये ड्रिप इरिगेशन वाला? नाम बताओ, 2 बार बोल चुका है। ड्रिप इरिगेशन कौन है? अरे बोलो भाई, कुछ बोलूंगा नहीं। हेलो हेलो। सर आवाज आ रही है? हाँ, ये ड्रिप इरिगेशन किसने बोला 2 बार? बोल दो भाई। चलो ठीक है, मत बोलो। नाउ इफ यू टॉक अबाउट ड्रिप इरिगेशन इज मोस्टली प्रिफर्ड इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। ठीक है, ड्रिप इरिगेशन का आइडिया अच्छा है, बट द प्रॉब्लम इज कि लॉजिस्टिक कॉस्ट बहुत ज्यादा है, और आप एक बहुत बड़े फील्ड में ड्रिप इरिगेशन नहीं कर सकते। आप प्लांट को आप प्लांट को ड्रिप इरिगेशन से वाटर दे सकते हो, क्रॉप्स को नहीं। सर गर्व बोल रहा था ये ड्रिप इरिगेशन चलो वाला। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया, राइट। हाँ, ऐसा हमें लगता है, ऐसा नॉर्मली हमें लगता है कि राजस्थान, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका इज कंसिडर्ड टू बी अ ड्राई एरिया, यहाँ पे बहुत ज्यादा रेनफॉल नहीं होती, लेकिन आप इन क्रॉप्स को कहाँ पे ग्रो करते हो? मोस्टली मॉइस्ट एरियाज के अंदर, इसको इरिगेशन चाहिए ही नहीं। ठीक है ना, एक बार इसको रीड कर लेते हैं एंड देन वी एंड दिस टॉपिक। So this is your millet. एक बार प्रशांत प्रशांत प्रशांत, एक तो ये लोग कुछ बोलते नहीं। प्रशांत प्रशांत, आपको शांत नहीं रहना। अरमान। यस सर। हाँ सर, एक बार मिलेट्स पढ़ना शुरू करो तो। Jowar, bajra, and ragi are the important millets grown in India. Though these are known as coarse grains, they have very high nutritional value. For example,
Ragi is very rich in iron, calcium, and other micronutrients and roughage. Jowar is the third most important food crop with respect to area and production. It is a rain-fed crop, mostly grown in the moist areas, which hardly needs irrigation. Major jowar producing states are Maharashtra, Karnataka, Andhra Pradesh, and Madhya Pradesh. सर ये जो जवार बाजरा एंड रागी है ये सर टाइप्स है मिलेट्स के. कह सकते हो. ओके सर. हाँ, आगे. Bajra grows well on sandy soils and shallow black soil. Major bajra producing states are Rajasthan, Uttar Pradesh, Maharashtra, or Gujarat and Haryana. Ragi is a crop of dry regions and grows well on red, black, sandy, loamy and shallow black soils. Major ragi producing states are Karnataka, Tamil Nadu, Himachal Pradesh, Uttarakhand, Sikkim, Jharkhand and Arunachal Pradesh. ठीक है, चलो. तो कौन सा क्रॉप बचा हुआ है? एक कॉटन एंड एक बार ऑयल सीड्स को पढ़ते हैं. सर मेरा एक डाउट था. टाइम कितना बचा है? हाँ बोलो डाउट्स. सर ये ज्वार बाजरा सर फॉडर क्रॉप नहीं है? नहीं, आपका मेन पर्पस प्लांट्स को फीड करने के लिए नहीं होता. आपका मेन पर्पस खुद को मतलब खुद के लिए है. अरे आप ये देखते हो ना कि अगर किसी पर्सन को शुगर हो जाता है, डायबिटीज होती है, तो उसको बोला जाता है कि आपको ज्वार की रोटी खानी है. भी ऐसा सुना है? नहीं सुना. शांत नहीं आएगा. अरमान. Yes, sir. सर एक बार ये पढ़ लो यहाँ से यहाँ तक. Sir, groundnut is a kharif crop and accounts for about half of the major oilseeds produced in the country. Gujarat was the largest producer of groundnut, followed by Rajasthan and Andhra Pradesh in 2016 to 17. 2016, 2017. चलो ठीक है. सर एक डाउट था. पूछो सर, आप भी डाउट पूछो. सर लिसन रुको. आप लोगों की नेक्स्ट क्लास कितने बजे है? सर 5:45. 5:45, राइट. सो अगर किसी को डाउट है वो रुक सकता है, अदर कैन लीव. ठीक है. एंड बिफोर लीविंग, जस्ट अ मिनट, बिफोर लीविंग आप कोशिश करना कि आप, ऐसे स्कूल वालों ने बनवाया होगा कि आप एक टेबल बना लो, इसमें क्रॉप्स के नाम, टेम्परेचर, रेनफॉल, कैरेक्टरिस्टिक एंड रीजन्स, ये सब लिखा हो. ठीक है. यहाँ पर आप क्रॉप्स लिखते हो, जैसे फॉर एग्जांपल राइस. राइस को टेम्परेचर कितना चाहिए? अबव 25 डिग्री सेल्सियस. हाँ. रेनफॉल कितना चाहिए? अबव 100 सेंटीमीटर रेनफॉल. इट इज द स्टेपल फूड ऑफ इंडिया. वी आर द सेकेंड प्रोड्यूसर ऑफ राइस आफ्टर चाइना, एंड रीजन इज वी हैव यूपी, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल. सर नॉर्मल पॉइंट वाइज